बहुत बहुत शुक्रिया इस तरह के शब्द, इतनी तारीफें मेरे लिए करने के लिए, क्योंकि अक्सर ऐसा नहीं होता है। तारीफें मुझे बहुत कम सुनने को मिलती हैं। मेरे किसी भी वीडियो के नीचे आप जाइए तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसी ऐसी गालियां सुनने को मिलेंगी जो आपने जिंदगी में नहीं सुने होंगे कभी। तो अच्छा लग रहा है कि मैं एक ऐसे हॉल में हूँ, उन लोगों के दरमियान हूँ जिनमें से मैं उम्मीद करती हूँ कि ज्यादातर लोग मेरे काम के बारे में जानते होंगे, कुछ उनमें से पसंद भी करते होंगे और कुछ नापसंद भी करें तो अभी बहुत अच्छी बात नहीं। मतलब आइए मुझसे बात कीजिए और हम मिल के हल कर लेंगे। और अगर नहीं भी हम एक दूसरे की बात मानते होंगे तो इतना जरूर वादा है कि मैं आपकी बात समझूं न समझूं, सुनूंगी जरूर। और मुझे लगता है इस देश की जो पूरी पृष्ठभूमि है, हमारी जो धरातल है, वो इसी पर खड़ी हुई है। अंग्रेजी में कहते हैं कि अग्री टू डिसअग्री, यानी एक ऐसी सहमति कि जिसमें असहमत हुआ जा सके। अभी वो कह रहे हैं कि हरा गमछा और भगवा गमछा, तो हरे गमछे और भगवा गमछे वालों को मैं इसलिए नापसंद करती हूँ क्योंकि मैं तिरंगा वाली हूँ। और आज के दिन आपने मुझे बुलाया है यहाँ पर, ये शायद एक इत्तेफाक है या इत्तेफाक के अलावा ये शायद कोई डेस्टिनी है हमारी, कि एक ऐसा दिन जिसमें ये तिरंगा सबसे ज्यादा खतरे में है। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि तिरंगा, तो तिरंगे का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि 3 रंगों का एक कोई झंडा। तिरंगे का मतलब होता है भारत के सबसे गरीब, सबसे पिछड़े व्यक्ति से किया गया वो वादा कि तुमको संविधान की नजर में बराबर समझा जाएगा। आज महात्मा गांधी का वो अंतिम व्यक्ति, आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा उसके बारे में, जिस लास्ट मैन के बारे में वो कहते थे। अंतिम व्यक्ति जब महात्मा गांधी कहते थे तो उनका मतलब होता था वो व्यक्ति जिसको अपने को शिक्षित करने का अधिकार नहीं मिला, जिसके पास जमीन का अधिकार नहीं था, जिसके पास कोई पैसा नहीं था, जो हमारे जो संसाधनों की जो पूरी ये दौड़ है, जो रेस है, उसमें सबसे नीचे खड़ा हुआ है अंतिम व्यक्ति। उस अंतिम व्यक्ति से भारत के संविधान ने पिछले वादे तो बहुत सारे किए, जैसे मैंने कहा संविधान ने वादा किया, लेकिन पिछले लगभग 80 सालों में 2 वादे निभाए इस संविधान ने। और इसीलिए आप सोचिए, हम और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और एक दूसरे को सुन रहे हैं। इससे पहले कि मैं अपनी बात कहूं और भूल जाऊं, कि मैं फारूक साहब को मुबारकबाद भी देना चाहती हूं कि इस किताब को के बारे में सोचना और फारूक साहब फिर उस किताब को लिखना, फिर इस महफिल को यहाँ जमा करना, मुझे लगता है आज के दौर में इससे बहादुरी का और कोई काम नहीं हो सकता। हम अपने दौर के खतरे की बात कर रहे हैं, तो आजकल इस तरह की जो सभाएं हैं, इन सभाओं को कहा जाता है, हमारे जैसे लोगों को कहा जाता है कि ये बागी हैं, ये विद्रोही हैं, क्योंकि वो आज के दिन जो एक राष्ट्रीय जश्न मनाया जा रहा है, जिसका केंद्र इस वक्त कोलकाता बना हुआ है, उस जश्न में हम शामिल नहीं हैं। बल्कि ऐसा लगता है कि संविधान की जो एक हत्या हुई है पिछले कुछ हफ्तों के दौरान, उस पर हम लोग एक तरह का मातम मना रहे हैं। तो मैं आ जाती हूँ भारत में जो महात्मा गांधी का अंतिम व्यक्ति था, इससे पहले कि मैं कुछ और बातें करूं। तो अंतिम व्यक्ति से 2 वादे कम से कम लगभग 80 साल में 1947 से लेकर 2026 तक निभाए गए। वो 2 वादे क्या थे? वो 2 वादे जो निभाए गए वो थे बोलने का अधिकार और दूसरा वोट देने का अधिकार। मतलब कुछ भी नहीं था हमारे पास, तो 2 चीजें जरूर थी कि हर आदमी वोट दे सकता था और हर आदमी बोल सकता था। वो अलग बात है कि बोलने की तो आजादी थी, बोलने के बाद कितनी आजादी थी वो अलग बात है कि बोलने के बाद आप आजाद रहेंगे या नहीं। लेकिन फिर भी अभी सीएसडीएस ने कुछ साल पहले बिहार में एक सर्वे कराया था, तो उनसे पूछा कि भाई लोकतंत्र के क्या मायने हैं, आपके लिए क्या मायने? आप तो इतनी गरीब आदमी है, स्कूल नहीं गए कभी, आपके पास तो कोई जमीन जायदाद नहीं है, पैसा नहीं है, कपड़े भी फटे हुए पहन रखे हैं। तो वहां बेशतर लोगों ने जो कहा, जो उनका नंबर 1 जवाब था, वो ये था, लेकिन हम भारत में बोल सकते हैं। तो सबसे गरीब व्यक्ति जिसे कुछ पता नहीं था, उसे यह पता था कि संविधान का मतलब है वो बोल सकता है। तो बोलने की आजादी तो पिछले कुछ सालों में खतरे में थी,
लेकिन आज के दिन जिस चीज पर सील लग गई है, बंगाल में जो सरकार बन गई है, वो सील ये है कि हर आदमी को भारत में वोट करने का अधिकार नहीं है। अब तक जो होता था वो ये होता था कि वोटर अपनी सरकार चुनता था और हम कहते थे कि ठीक है, हमने गलत नेता को भी चुन लिया तो क्या हुआ, 5 साल में हटा देंगे। मैं बिहार अभी चुनाव कवर करने गई थी और बिहार के गांव देहात में वहां दलित महिलाओं से बातचीत कर रही थी। मैंने कहा कि भाई आपने तो ये सरकार चुन रखी है। वो बता रही थी कि हमारे पास परेशानी है, हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा और इस बार हम फलां नेता को बनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो मैंने कहा कि और अगर ये भी खराब निकला तो बोली हटा देंगे। आप वो गुमान देखिए वोटर का जो कह रहा है कि कह रही है बिहार के बिल्कुल दूर दराज की ऐसी महिला जिसने अपने गांव से बाहर कोई गांव नहीं देखा, अपने पिता के गांव से शादी होके अपने पति के गांव आ गई और अपने बेटे के घर में रहती है, जिसका कोई नाम भी नहीं था। पहले बिटिया होती थी, फिर बहू बनी, फिर मां बनी और अभी दादी और नानी है। उसका नाम भी नहीं है। उसका गुमान देखिए, वोटर का गुमान कह रही है हटा देंगे। मुझे लगता है आज के दिन बंगाल में जो सरकार बनी है उसने वोटर के उस गुमान को तोड़ा है कि वोटर चाहे तो नेता को और सरकार को गिरा सकता है। इस बात का सबूत मिलता है। मुझे तो इस बात में आपत्ति ये है और मैं इस पे अपनी आस्तीन चढ़ाना चाहती हूँ कि भारत देश में 140-150 करोड़ लोगों के होते हुए ये कैसे हो पाया कि 90 लाख लोग तो बाहर रहे, 27 लाख वो बंगाली वोटर जो चाहता था और उसने अप्लाई किया कि उसका नाम शामिल किया जाए। यानी वो लोग जो एजुकेशन में गए, जो एजुकेट पूरा जो प्रक्रिया थी उसमें गए, उन वोटर को सुनने की इजाजत नहीं मिली, मौका नहीं मिला। मैं यहाँ पर आधिकारिक रूप से अपनी आपत्ति दर्ज करती हूँ आप सबको गवाह बनाते हुए कि उन 27 लाख लोगों को पीछे छोड़कर आप मुझे जवाब दीजिए कि ये चुनाव हुआ तो हुआ कैसे। मैं ये जवाब चाहती हूं, भाषण भूल जाइए। अगर 27 लाख नहीं, अगर 27 लोग भी, अगर 2 लोग भी, अगर एक व्यक्ति भी जो इस वोटर लिस्ट की पूरी प्रक्रिया के बाद ये पाया जाएगा कि वो वैलिड वोटर था, उसको वोट करने का भारत में अधिकार था और उससे इस वोट करने का अधिकार छीना गया, उसके बावजूद भी उस प्रदेश में वोटिंग प्रक्रिया को अंजाम दिया गया, वोटों की गिनती हुई, एक पार्टी जीती, उसकी सरकार बनी और उसके मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण किया। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, दिल पे आप सब लोग हाथ रखिए और मुझे बताइए कि क्या ये सरकार गैर कानूनी नहीं है? और 27 लाख लोग नहीं, मैं कहती हूं एक वोटर जिसको इस संविधान ने वोट करने का अधिकार दिया, आपने उसको पीछे छोड़ दिया और आप आगे बढ़ गए, पूरा देश आगे बढ़ गया और वो प्रदेश आगे बढ़ गया। ये इतना खतरनाक एक पूरा टेम्पलेट बनाया गया है जिसमें अब वोटिंग कराने की कोई जरूरत नहीं है। पहली बार भारत में भारत का सबसे गरीब व्यक्ति, हिंदू मुसलमान भूल जाइए, फारूक साहब ने यहाँ इतने सारे पन्नों की ये मोटी किताब लिख दी है, इस किताब का क्या फायदा? फारूक साहब ये बताइए, जब हमसे हमारा वोट करने का अधिकार छीना जा रहा है, जब वोटर को ये अधिकार ही नहीं है, तो ये एक किताब लिखे, मैं 6 किताबें लिखूं, मैं एक वीडियो बनाऊं या महीने में मैं 50 वीडियो बनाऊं, क्या फर्क पड़ता है मेरे काम करने से या ना करने से? अंग्रेजी में एक शब्द होता है हॉस्टाइल टेक ओवर, यानी आप आए अपने गुंडों को लेकर और आपने मेरे घर पर, मेरी दुकान पर, मेरे दफ्तर पर कब्जा कर लिया। अगर बंगाल में जो अभी हुआ है वो एक हॉस्टाइल टेक ओवर है या नहीं? और आप जानते हैं वो गुंडे कौन हैं जिनकी मदद से ये टेक ओवर किया गया? हमारी सेंट्रल एजेंसीज जिनकी जिम्मेदारी है कि संविधान के प्रति उनका अकेला मालिक है, वो है भारत का संविधान और भारत के लोग, हम भारत के लोग। पॉलिटिकल पार्टी उनकी मालिक नहीं है।
उनकी अकेली जवाबदेही सिर्फ दो चीजों के प्रति है। एक है भारत का संविधान और दूसरा है हम भारत के लोग। हम उन सेंट्रल एजेंसीज को टैक्स पे करते हैं जिससे उनकी तनख्वाह जाती है। उनका अकेला धर्म है, वो है संविधान को निभाने का धर्म, आम आदमी के प्रति धर्म। आज उन संवैधानिक एजेंसियों ने, और मुझे बहुत दुख हो रहा है, मेरे मन में एक अलग तरह की एक कचोट उठ रही है कि इसमें हमारा प्रिय सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी शामिल हो रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट जो कि सबसे गरीब आदमी की और महात्मा गांधी के अंतिम व्यक्ति की अंतिम उम्मीद है कि कहीं इंसाफ नहीं मिला मुझे तो मैं जाके किसी राजा के दरबार में घंटी नहीं बजाऊंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट से कहूंगा। उस अंतिम व्यक्ति, सबसे गरीब, सबसे कमजोर व्यक्ति से किया गया वादा आज टूटा है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय ने कहा इस बार वोट नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, अगली बार वोट दे लेना। यानी आप ये सोचिए कि पूरी तरीके से अभी लग रहा है ये पूरा चोरों का और डकैतों का एक पूरा समूह बन गया है। तो हमारे सामने दिखाया जा रहा है कि एक संतों का मेला है। कपड़े भी वैसे पहना दिए गए जो यूजुअली साधु संत पहनते हैं। तो तस्वीर टीवी पे आपको दिखाई जा रही है कि ये संतों का मेला है, लेकिन अगर आप उन्हें नजदीक से देखें तो उनकी जेब में आपको कट्टे मिलेंगे। वो चोर और डकैत है वो लोग जिनको संत बना के हमारे सामने पेश किया जा रहा है। तो दिन दहाड़े वोट की चोरी, राहुल गांधी कहते हैं वोट की चोरी हो रही है। वोट की चोरी नहीं हो रही, लोकतंत्र पे डाका डाला जा रहा है। वोट की चोरी बहुत पुरानी बात हो गई। चोरी तो ऐसी होती है कि आपकी आंख लग गई, आपकी आंख बच गई, मैंने इधर देखा, आपने मेरा फोन चुरा लिया, तो मैं मानूंगी कि ये चोरी है। लेकिन अगर आप मुझसे कहें मेरी कनपटी पे बंदूक लगा के कि अपना फोन मुझे दो, तो ये चोरी हुई या डाका हुआ? तो दिन दहाड़े डाका डाला जा रहा है लोकतंत्र पे। ये कोई चोरी वोरी नहीं है, सबको पता है ये क्या हो रहा है, लेकिन सीधे तौर पे कहा जा रहा है। और उन लोगों को भी पता है, ये खास विचारधारा के मानने वाले जो लोग हैं उनको भी अच्छे तरीके से पता है वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि साम दाम दंड भेद हमें सब मंजूर है, हमें सब मंजूर है जब तक कि हमारी विचारधारा अपनी जगह पर है, उसकी जीत हो रही है। बाकायदा कहा जा रहा है कि भारत को अब एक तरह की ऐसे सांस्कृतिक काल में दाखिल हो रहा है भारत, जहां भारत के कमजोर लोगों की कोई जगह नहीं बचेगी। और सबसे अफसोस की बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस पृष्ठभूमि से आते हैं। एससी एसटीज ने दिल भर के, झोली भर के और आंख बंद करके वोट दिया है एक पॉलिटिकल पार्टी को पश्चिम बंगाल में। अफसोस तो हो रहा होगा, क्योंकि पूरे तरीके से आंखों पे पट्टी बांध दी गई है कि आंखों पे पट्टी बांध के आप जो चाहें उनसे करा दीजिए। अभी दिल्ली की मीडिया में क्या माहौल है? कुछ लिबरल, मेरे भी पत्रकार हैं जिन्हें उदारवादी लोग कहते हैं, वो इस सरकार के समर्थक नहीं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप तो यहाँ 10, 20, 50, 100, 200 लोग आके इकट्ठा हो गए हैं, बहादुरी से अपने चेहरे दिखा रहे हैं, कैमरे लगे हुए हैं, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं। दिल्ली के दरबार में, दिल्ली के हलकों में, जिसे कहते हैं सत्ता के गलियारे, वहां डर का माहौल है, वहां सन्नाटे का माहौल है। कभी किसी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार के बनने के बाद आपने डर देखा है, सन्नाटा देखा है आपने? उसमें तो खुशी होना चाहिए। लोकतंत्र तो सबसे बड़ा, वोटिंग जो है, चुनाव जो है, वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, सबसे बड़ा त्योहार है। और इसका जश्न एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मनाना चाहिए, इसका जश्न स्टूडियो में बैठे हुए एंकर्स को नाच नाच के नहीं मनाना चाहिए। बंगाली कपड़े पहन के या असमीज कपड़े पहन के, साड़ी पहन के लोग समझती हैं एंकर्स कि आज हमने बंगालियों की पूरी पहचान और आसामी लोगों की हमने पूरी पहचान ओढ़ ली है और हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ये जश्न स्टूडियो में नहीं,
ये सत्ता के गलियारों में नहीं, ये विधानसभा और लोकसभा या संसद भवन में नहीं, अगर ये वाकई आम जनता ने इस सरकार को चुन के भेजा होता तो ये जश्न भारत की सड़कों पर होता, क्योंकि जो सरकार है वो जनता की है, उसने वोट देकर भेजा है। तो जैसे मैंने कहा कि संतों का मेला आपको दिखाया जा रहा है, चोर और डकैत पूरे तरीके से, हमारे वोट की चोरी नहीं, हमारे वोट की पूरी तरीके से डकैती हो रही है। और अब ये कहना शुरू कर दिया है उन पत्रकारों ने जिनको अब कोई जवाब नहीं मिल रहा है कि हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं अगर हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ एसआईआर की वजह से ये जीत हुई है। ये बहुत लोकप्रिय नेता है, ये पार्टी बहुत लोकप्रिय है, और अगर लोग ही इन्हें वोट करना चाहते हैं तो आप और मैं क्या कर लेंगे भाई? अगर लोग ही वोट करना चाहते तो आपको एसआईआर कराने की क्या जरूरत थी? अगर लोग ही वोट करना चाहते तो आपको ईडी की रेड डलवाने की क्या जरूरत थी? अगर लोग ही वोट करना चाहते तो इनकम टैक्स के छापे क्यों पड़ते? अगर लोग ही वोट करना चाहते तो आपको वो सुप्रीम कोर्ट में जाके जजों को क्यों बनाना पड़ता, क्यों उन्हें समझौतावादी बनाना पड़ता? वो तो लोग वोट देते और आपकी सरकार बन जाती। इलेक्शन कमीशन को क्यों इस तरह से समझौतावादी और खरीद क्यों लिया गया होता? अगर ये वाकई इतनी लोकप्रिय सरकार, आप हैरान हुई, आपको नहीं होना चाहिए, आप में से ज्यादातर लोग पढ़े लिखे लोग हों, पढ़े लिखे ना भी हों, तो आप जो है वो जीवन की पाठशाला तो आपने अटेंड की, और जीवन के जो स्कूल है जिंदगी का, जो जिसे यूनिवर्सिटी कहते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ, जीवन का जो विश्वविद्यालय, उसमें तो हम सब गए। क्योंकि मैं पहली बात तो इस आर्ग्यूमेंट को ही रद्द करती हूँ कि पढ़े लिखे लोग बड़े अच्छे होते हैं और जो लोग स्कूल नहीं गए वो उतने अच्छे लोग नहीं है, उतने समझदार लोग नहीं है। क्योंकि ये जो पूरा आर्ग्यूमेंट है और ये पूरा जो दलील है, मैं इसे निरस्त करती हूँ, रिजेक्ट करती हूँ, इसलिए क्योंकि जब तक भारत की सरकार ये जिम्मेदारी नहीं लेती कि हर आदमी को पढ़ाने का जो फर्ज है, जो जिम्मेदारी है, वो उसकी है, और अब ये लोगों की गलती है कि वो नहीं पढ़ रहे हैं, तब मैं मानूंगी कि आपकी गलती है, इसलिए आपके अंदर कम अकल है, या आप अच्छे नहीं है। जब तक भारत की सरकार, इस देश की सरकार, जब तक हर एक व्यक्ति को पढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं लेती, तब तक जो पढ़ाई लिखाई है वो सिर्फ एक विशेषाधिकार है। मेरी आवाज बंद करने की कोशिश की जा रही है। हम नहीं देंगे, हम उनकी सारी साजिशें नाकाम करते रहे हैं, कुछ और साजिशें भी नाकाम करेंगे। मैं कह रही थी कि पढ़ाई एक विशेषाधिकार है, तो मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि 2024 के चुनाव में जब हमारे प्रधानमंत्री, बेहद लोकप्रिय प्रधानमंत्री, ऐतिहासिक रूप से कभी कोई नेता इतना लोकप्रिय नहीं हुआ भारत में, उनको सिर्फ 240 सीटें मिली थी, वो तमाम चुनाव हार रहे थे। उस वक्त अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग मुख्यमंत्री थे सब पार्टियों के, सब वो नहीं जीत पाए, कई राज्यों में नहीं जीत पाए। उत्तर प्रदेश तक में इतनी बुरी हालत हुई जब वो अपने लोकप्रियता के चरम पर थे। आज सिर्फ उस चुनाव से 2 साल बाद हरियाणा से लेकर, महाराष्ट्र से लेकर, दिल्ली से लेकर अब बंगाल, हर जगह आप देख रहे हैं कि अब उनकी सरकार बनी, और जब नहीं बनी और अब बन रही। जब वो सबसे लोकप्रिय थे तब नहीं बन पाई, लेकिन अब बन रही है। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि अगर जैसे हालात आज हैं, आज क्या तारीख है? 9 मई 2026, 2027 में इस देश का बहुत बड़ा चुनाव होने वाला है, और वो है उत्तर प्रदेश में। आप यकीन जानिए कि इस चुनाव के नतीजे भी हमें अभी से पता है। अगर यही माहौल रहा, आप में से एक व्यक्ति मुझे खड़ा होकर बता दे ये बात कि वो मुझसे असहमत है कि उत्तर प्रदेश में जिनकी सरकार हर जगह बन रही है, उन्हीं की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसको, किस पार्टी को वोट दे रहा है, या वोट दे भी रहा है नहीं दे रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सहमत हैं आप लोग?
तो आप मुझे बताइए कि इस पूरी चुनाव प्रक्रिया का क्या मतलब बाकी रहेगा। आज की तारीख में भारत के 78% भौगोलिक यानी जो ज्योग्राफी है, जो टेरिटरी है, जमीन है, उस पर एक पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है, उसकी सत्ता है और उसका कब्जा है। 78%। ऐसा भारत के इतिहास में कम से कम एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पहली बार हुआ है। और सबसे ज्यादा जो लोग परेशान हैं उनमें जाहिर है, यहां किताब में फारूक साहब ने लिखा है, बड़ी प्यारी बात लिखी, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है जब भगवा वाले तो हावी हो ही रहे हैं, लेकिन हमें बहकाने के लिए हरे वाले भी आ रहे हैं। उनमें से हरे वालों ने जिस दिन इस चुनाव के नतीजे आए उसी दिन कहा कि अब वक्त आ गया है कि मुसलमानों को अपनी एक राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए। ये वक्त आ गया है, हरे वालों ने कहा। जब भगवा वाले जीत रहे थे, जिनके जीतने में हरे वालों का भी छोटा मोटा योगदान है, बंगाल में ही, वो कह रहे हैं कि ये वक्त आ गया है कि मुसलमानों को अपनी पॉलिटिकल पार्टी को ही चुनना होगा, उन्हें अपने वोट की रक्षा करनी है, क्योंकि सेक्युलर पार्टियां तो फेल हो रही हैं। यानी डेटा बता रहा है कि ये हरे वाले जो हैं, इनकी वजह से भगवा वालों को 2, 4, 6, 10, 20 सीटें मिली ही हैं, चाहे वो बिहार हो या बंगाल हो। अभी आप देखिएगा ये हरा गमछा लेके उत्तर प्रदेश भी जाएंगे, और जब वो हरे को दिखाकर भगवा वाले, जितने हरे को वोट नहीं मिलेंगे, जितने भगवा वाले उनको डराकर वोट ले जाएंगे कि देखो ये हरे वाले ना आ जाएं, इसलिए हमें वोट दीजिए। तो वो उनके लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं और वो उनके लिए ऑक्सीजन का काम कर रहे हैं। यहाँ पर फारूक साहब ने एक पैरा मैं उनका पढ़ रही थी, वो ये कह रहे हैं कि मैं लंबे समय से ये कहता आया हूं कि मुसलमानों को केवल अपनी सुरक्षा की राजनीति नहीं, साझी मुक्ति की राजनीति करनी होगी। इस देश में SC, ST, OBC, पसमानदा, भटके, विमुक्त, आदिवासी, खेत मजदूर, शहरी, गरीब, माइक्रो OBC, धार्मिक अल्पसंख्यक, ये सब अलग अलग द्वीप नहीं है। इन सबकी समस्याओं की जड़ एक ही है, और वो है सत्ता, संसाधनों और अवसरों पर मुट्ठी भर प्रभुत्वशाली वर्गों का कब्जा। मुझे लगता है कि इस पूरी किताब का उर्दू में शब्द होता है लब्बे रुबाब, सारांश इस पैराग्राफ में है कि हम सब की मुक्ति एक साथ होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक अलग से 14% लोगों को, जो हमारे कह रहे थे रहमान साहब, कि अगर एक 14% लोगों के लिए अलग से पार्टी बन जाए और वो 14% लोगों को मुक्ति मिल गई, वो आजाद हो गए, और बाकी जितने बचे हैं वो सब कैद हैं। हम सब भारतवासी, हम भारत के लोग, हम एक शरीर की तरह हैं। अगर हमारी एक आंख में दर्द होता है, एक आंख लाल है, तो पूरा शरीर बीमार है। अगर आपको जुकाम हो जाता है, तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ मुझे इतने हिस्से में गड़बड़ी है, इतने हिस्से में समस्या हो रही है, या मुझे बताइए कि पूरा शरीर आपका बीमार महसूस करता है? ये ठीक उसी तरीके से जब तक दलित, आदिवासी, पिछड़ों की, दलितों की, मजदूरों की, किसानों की, महिलाओं की, इन सब की मुक्ति नहीं होगी, इन सबको अधिकार नहीं मिलेंगे। और यकीन जानिए, इनको अधिकार दिलाने वाले ना हरे वाले हैं, ना भगवा वाले हैं। और अफसोस की बात यह है कि जो तिरंगे वाले हैं वो अदृश्य हैं। कहां है? अदृश्य है, इनविजिबल। क्योंकि उनको इतना डरा दिया गया है कि आप बोलेंगे तो जेल में डाल के जाएंगे, आप बोलेंगे तो आपके साथ ये हो जाए। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, और ये भी नहीं है कि उनका डर नाजायज है, लेकिन आप बताइए कि अगर 20 करोड़ मुसलमान डर रहा है, कोई ऐसी जेल है भारत में जिसमें 20 करोड़ लोगों को बंद कर दिया जाए? है कोई जेल? है, एक जेल है, दिमाग की जेल। आप सबको 20 करोड़ को नहीं, 150 करोड़ को भी दिमाग की जेल में बंद किया जा सकता है। ये मनोवैज्ञानिक युद्ध है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर।
आपके दिमाग के साथ, आपकी भावनाओं के साथ, आपके जज्बात के साथ, आपकी सोच के साथ युद्ध किया जा रहा है कि आप सब डर जाएं। एक को जेल भेजेंगे, 1 करोड़ लोग डर जाएंगे। फिर कोई हिम्मत जुटाएगा, फिर कोई बोलेगा, फिर वो उमर खालिद बन जाएगा कि अगर बोलोगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा? तुम्हारा वो हाल होगा जो उमर खालिद का हुआ। मुझे लगता है एक उमर खालिद जेल में रहते हुए हम सबको इतनी प्रेरणा दे रहा है, इतनी हिम्मत दे रहा है, इतनी रोशनी दे रहा है, जितना शायद अगर वो जेल से बाहर होता इतना बड़ा प्रेरणा का स्रोत नहीं बनता। आप जहां भी हो, जैसे भी हो, अगर आपके यहां रोशनी है तो वो उस रोशनी को आप कहीं भी बिखेर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ आपको। मैं यहाँ से भाषण देने नहीं बल्कि आपके साथ कुछ कहानियां भी बांटने आई हूँ, ये बताने के लिए कि ये जो SIR की पूरी जो कवायद हुई, ये पूरी जो नाइंसाफी हुई, इसको आपने सिर्फ संख्या में सुना। मैंने भी अभी बोला 27 लाख लोग, लेकिन उन 27 लाख लोगों के चेहरे जानते हैं आप? उनके नाम जानते हैं आप? उनके बारे में उनकी कहानियां जानते हैं? आपको उनके सपने पता हैं क्या? आपको उनकी आकांक्षाएं पता हैं? उनकी निराशाएं पता हैं आपको? आपको नहीं पता, क्योंकि वो चाहते हैं कि हर व्यक्ति अलग अलग एक समूह बना दिए जाएं, एक कैटेगरीज बना दिए जाएं कि 27 लाख लोग। अब 27 लाख लोगों को वोट नहीं मिला, ठीक है, नहीं मिला होगा, ठीक है, नहीं मिला होगा, लेकिन अगर मैं आपको यहां 3 लोग आपके सामने पेश करूं, 1, 2, 3, और उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स आपके सामने दिखाऊं, वो लोग आपको दिखाएं और कहें कि मुझे वोट देने का अधिकार मुझसे छीन लिया गया, तब आप महसूस करेंगे कि होता क्या है ऐसा यार। आपको 27 लाख कह देने से, क्योंकि एक कैटेगरी बन गई, और एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के तौर पे हमें पढ़ाया गया है ये बात कि जब लोगों को समूहों में बांट दिया जाता है कि मुसलमान ऐसे होते हैं, दलित वैसे होते हैं, ईसाई उस तरह के होते हैं, मुसलमान अपनी महिलाओं पे बहुत अत्याचार करते हैं, सुबह उठ के छड़ी लेते हैं और कहते हैं चलो, औरतों से बोलते हैं बुर्खा ओढ़ो, और किससे बोलते हैं? अपनी 4 बीवियों से बोलते हैं, और अपने 25 बच्चों को बोलते हैं कि आज तुम में से कोई स्कूल नहीं जाएगा, और हम अभी मुर्गा पकाएंगे और हम सब लोग पेट भर के खाएंगे। 4 बीवियां 25 बच्चों के लिए मुर्गा पका रही हैं और खाना बन रहा है, और दाढ़ी वाले लोग जिनकी मूंछ नहीं होती, और वो सुबह जब उठते हैं तब भी वो टोपी लगा के उठते हैं, टोपी लगा के सोते हैं और टोपी लगा के उठते हैं। मुसलमान ऐसे होते हैं। उसके बाद खाना वाना खाते हैं दोपहर तक, फिर सारे लोग मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, फिर अपने रिश्तेदारों को भी बुला लेते हैं, और ये संविधान को नहीं मानते। ये भारत के ऊपर एक बोझ है। इस तरह की आपको भूमिका बांधी जाती है, एक छवि बांधी जाती है कि ऐसे होते हैं मुसलमान। अब मुसलमानों को क्या बताया जाता है? दलित कैसे होते हैं? दलित नापाक होते हैं, वो शौचालय जाने के बाद अपने आप को धोते नहीं हैं, उनके हाथ का छुआ आपको खाना नहीं चाहिए, इनके घर मत जाना, इनके घर में बदबू आती है, ये आपसे आपकी नौकरी छीन रहे हैं, आपसे कॉलेज में आपका एडमिशन छीन रहे हैं। अगर इनको आरक्षण नहीं मिला होता तो आपको नौकरी मिल गई होती, आपको यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया होता। तो दलितों को बताया कि मुसलमान ऐसे होते हैं, मुसलमानों को बताया कि दलित ऐसे होते हैं, और दलितों को और मुसलमानों को बताया कि ईसाई कैसे होते हैं। ईसाइयों का सिर्फ एक काम होता है, उनको पैसा आ रहा है, विदेशी ताकतें उन्हें सपोर्ट कर रही हैं, और वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जैसे मुमकिन हो गरीब हिंदुओं को कन्वर्ट कर लिया जाए और उनको ईसाई बना दिया जाए। यहाँ मेरा मकसद इस स्टीरियोटाइपिंग टाइप को एक्सपोज करने का मकसद ये था कि जब हमें ग्रुप्स में, समूहों में बताया जाता है, तब हम इस तरह से सोचते हैं।
लेकिन अगर अजय का दोस्त अब्दुल होगा तो उसे पता होगा कि अब्दुल वैसा नहीं है। अब्दुल टोपी पहन के सोता नहीं है, टोपी पहन के उठता नहीं है। अब्दुल की उम्र भी 30 साल हो गई है, नौकरी भी नहीं मिल रही है, शादी भी नहीं हो रही है, 4 बीवी तो दूर की बात है, कोई मंगेतर भी नहीं है, गर्लफ्रेंड भी नहीं बन रही है क्योंकि पैसा नहीं है तो फिल्म दिखाने नहीं ले जा सकता। और अब्दुल का वही हाल है जो अजय का हाल है। तो जब आप लोगों को हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों, दलितों, पिछड़ों इनकी तरह नहीं जानते, जब आप एक दूसरे को इंसान की तरह जानते हैं तो दिल से दिल को बात पहुंचती है और आप समझते हैं कि ऐसे नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी आजकल ये हो रहा है कि अरे हाँ मेरा दोस्त अलग है, मेरा अब्दुल अलग है, बाकी मुसलमान ऐसे ही होते हैं। तो जब मैं पहुंची पश्चिम बंगाल और मुर्शिदाबाद जाके मैंने मुर्शिदाबाद का भी शमशेरगंज ब्लॉक में वहां पहुंची, मेरे पास क्या था, रिसोर्सेज आप जानते हैं कुछ भी नहीं है। मैं वायर के साथ जुड़ी हुई हूँ और अपना भी एक मेरा यूट्यूब चैनल कुछ महीने पहले मैंने शुरू किया है। सामाजिक कार्यक्रम मैं करना चाहती थी, मेरे नाम के अंडर ही यूट्यूब चैनल चलता है, उसी के तहत मैं रिपोर्टिंग के लिए पहुंची हुई थी। मैं थी, मेरे पास एक अदना सा कैमरा था, एक छोटा सा माइक था, एक जो है वो कैमरा पर्सन था जिसको मैंने बंगाल से ही हायर कर लिया था। मैं वहां पहुंची शमशेरगंज, तो देखा जाकर 40-50 लोग इकट्ठा हो गए थे। उन्हें पता था कि कुछ आने वाले पत्रकार आ रहे हैं, तो 40-50 लोग इकट्ठा हुए, फिर वो 40-50 लोग 100 लोग बन गए, फिर वो 200 लोग बन गए, फिर वो 500 लोग हो गए, फिर दूसरे ब्लॉक से लोग आ गए और 1000, 2000, यकीन जानिए 5000 से ज्यादा लोग हो गए उस छोटे से इलाके में। और वो सारे लोग बांग्ला में चिल्ला रहे थे और मेरे कैमरे में सब रिकॉर्ड होना चाहते थे। मैं छोटी सी आपसे यह अनुरोध करूंगी कि इस रिपोर्ट पे जाके आप मेरे YouTube चैनल पे देखिए। कुछ हफ्ते पहले, 2-3 हफ्ते पहले, ये जो मैं आपको बातें बता रही हूँ आपको इसे वीडियो में देखना होगा ये समझने के लिए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वो 40-50 लोग 500, 1000, 2000, 5000 लोग हो गए और सारे लोग बांग्ला में चिल्ला रहे थे। मैं बांग्ला नहीं जानती और वो हिंदी नहीं जानते। वो अपनी बात मुझे सुनाना चाहते थे, मैं समझ नहीं पा रही थी, मैं अपनी बात कहना चाहती थी, उन तक पहुंचा नहीं पा रही थी। हद तो ये हो गई कि लोग अपने वोटर आईडी कार्ड, अपने राशन कार्ड, अपने पासपोर्ट्स लेके आ गए और एक एक के हाथ में 10-10, 12-12 डॉक्यूमेंट्स थे और बांग्ला में चिल्ला रहे थे कि आप बताइए इसके अलावा और क्या लेकर आऊं। उनमें से कुछ लोग समझ रहे थे कि ये जो मैम साहब दिख रही हैं, ये मैम साहब क्या इलेक्शन कमीशन से आई हैं, क्या ये हमें गिरफ्तार करके डिटेंशन कैंप में भेजेंगी। कुछ लोग ये सोच रहे थे कि मैं कोई सामाजिक संस्था से आई हूँ, उनकी मदद करना चाहती हूँ और उनका नाम जो डिलीट हो गया है मैं वापस वोटर लिस्ट में जुड़वा दूंगी। और उनमें से बाकी लोग ये समझ रहे थे कि मैं पत्रकार हूँ और टीवी पर बात आएगी और कोई उनकी बात सुन लेगा और उनका नाम आ जाएगा। उनमें इस तरह के लोग थे जो अपने छोटे छोटे बच्चों को, 1-1 महीने के बच्चों को गोद में ले आए। कुछ लोग ऐसे थे अपने 85 साल के दादा दादी को गोद में उठा के, जो चल नहीं पा रहे थे, वो उठा के ले आए कि ये तब पैदा हुए थे जब भारत पैदा नहीं हुआ था, जब भारत देश आजाद नहीं हुआ था तब ये पैदा हुए थे। ये देखिए 1945 की लैंड डीड है। मेरे दादा 1942 में पैदा हुए थे, दादी 1944 में पैदा हुई थी और अब ये कहा जा रहा है कि ये भारत के नागरिक नहीं है। मैं आपको इस त्रासदी की जितनी तीव्रता है, जो इंटेंसिटी है, स्केल है इस त्रासदी का, ये बताने की आपको कोशिश कर रही हूँ कि पहली बार मुझे लगा कि मेरी पत्रकारिता, मेरा कैमरा और मेरा माइक और मैं काफी नहीं। पहली बार मुझे अफसोस हुआ कि मैं हमेशा, मुझे लगता रहा कि मैं बड़ी बड़ी ताकतों से लड़ जाऊंगी क्योंकि मेरे पास ये माइक है और मेरे पास लोगों का समर्थन है। मैं लोगों की आवाज में अपनी आवाज मिलाऊंगी और ये आवाज इतनी बड़ी होगी कि तानाशाहों के कानों तक पहुंचेगी और उनके सत्ता के खंभों को हिला देगी। हमेशा इस गुमान के साथ और इस गुरूर के साथ मैं हमेशा फील्ड में गई। अभी भी आप देखेंगे मैं जब कैमरे के सामने बैठती हूँ तो इस तरह से बैठती हूँ कि तुम जो भी कोई हो, मैं तुम्हारा कॉलर पकड़ के तुमसे सवाल पूछ सकती हूँ क्योंकि मैं पत्रकार हूँ।
और मुझे भारत के संविधान ने ये अधिकार दिया है। और जो मैं बात कह रही हूं मेरी बात नहीं, वो करोड़ों भारत के गरीब नागरिकों की आवाज है और आपको ये सुनना पड़ेगा। लेकिन मुझे पहली बार ये लगा कि मैं बहुत कमजोर थी, मेरे पास संसाधन नहीं थे, मैं उनमें से ज्यादातर लोगों की आवाज नहीं सुन पाई, 2, 4, 6 लोगों की आवाज को मैं दर्ज कर पाई। और मैं आपको सबसे दुख की बात जो बताने जा रही हूँ ये कि जब आंकड़ा आया फाइनली, जब वो लिस्ट आई कि किसके कितने नाम डिलीट हुए, तो उस शमशेरगंज से 98% लोगों के नाम डिलीट हो गए थे। यानी वो लोग जो चिल्ला चिल्ला के रो के बांग्ला में अपनी आवाज मुझे सुनवाना चाहते थे, गोद में अपने बच्चों को अपने बुजुर्गों को ले आए थे कि अभी कोई कैमरा और माइक आ गया है तो हमारी आवाज सुनी जाएगी, उनमें से सबके नाम कट चुके हैं। अब आप पूछेंगे सबके नाम कट गए, कि वाकई ये लोग इतना परेशान थे सिर्फ वोट न दे पाने की वजह से? ये बात सच है कि गरीब आदमी, आप जानते हैं, खासकर बंगाली और बिहार के लोग भी दूर दराज के इलाकों से, चाहे वो मुंबई में काम करते हो, दिल्ली में काम करते हो, उत्तर प्रदेश में काम करते हो, असम, बंगाल, बिहार, यहाँ के लोग हमेशा वोट करने जाते हैं, अपने खर्चे पर जाते हैं। तो ये तमाम गरीब लोग इस बात को लेकर तो परेशान थे कि इनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन वो इससे ज्यादा और परेशान थे कि अब क्या होगा। अब हमारा राशन कार्ड छीन लिया जाएगा, हमारी नागरिकता छीन ली जाएगी, अब हम डिटेंशन कैंप में जाएंगे, क्या हमारी जमीन हमसे छीन ली जाएगी, क्या हमारे स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका नाम काट दिया जाएगा, क्या हमसे हमारी सरकारी नौकरी छीन ली जाएगी। इस बात से लोग सबसे ज्यादा परेशान है और ऐसा हो रहा है। असम से बाकायदा ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ऐसा होना शुरू हो गया है। तो मैंने अभी आपको एक त्रासदी के बारे में बताया और दूसरी त्रासदी हमारे सामने खुलकर सामने आ रही है कि किस तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, और ये आखिरी बात मैं कहूंगी आपसे, उसको पहली बार भारत में इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा रहा है। टीसीएस का आपने पूरा केस आप ही के राज्य में हुआ है, आपने देखा है कि कैसे वो जो गुंडा ताकतें हैं वो जाके किसी भी दफ्तर पर धावा बोलती हैं और कहती हैं कि अगर किसी भी हिंदू मुसलमान के बीच अगर प्रेम संबंध है तो लव जिहाद है, और अगर झगड़ा हो गया किसी के बीच तो मुसलमान हिंदू को मार रहा है। वो दोनों दोस्त नहीं बचते, वो दुश्मन भी नहीं बचते। दुश्मन भी तो हो सकते हैं अलग अलग धर्मों के, लेकिन ना वो दोस्त है, वो ना दुश्मन है, सिर्फ उनके जो धर्म है वही है। तो इस तरह की थेरीज बनाकर एक टीसीएस को यहाँ पैदा करके पूरी भारत में जो प्राइवेट सेक्टर है, जो भारत के 98% लोगों को रोजगार देता है, पहली बार भारत में आज उस प्राइवेट सेक्टर पर हमला किया गया है। पहली बार इन भगवा जो ताकतें हैं अब वो पुलिस से मिलकर, जजों से मिलकर, नेताओं से मिलकर, उस राज्य में जो सरकारें हैं उनसे मिलकर बाकायदा इसको संस्थागत बना रही है। और इस चुनाव में सबसे ज्यादा फिक्र इस बात को लेकर हो रही है कि अब पहली बार जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, वो संस्थागत हो चुका है, उसको बाकायदा कानूनी दर्जा मिल चुका है। अब इन्हें किसी बजरंग दल की जरूरत नहीं है, अब इनको किसी वीएचपी की जरूरत नहीं है। अब सीधे सीधे सरकारें, पुलिस, अदालतें, इलेक्शन कमीशन, ईडी, आईटी, ये सब मिलके और मीडिया कि वो काम कर लेंगे। अब जो पिछले 10-12 साल से अभी वीएचपी और बजरंग दल और इस तरह के संगठन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र में ये बहुत बड़ा नहीं, सबसे बड़ा हमला है अब तक, और हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस हमले का हम सामना करें, समझें पहली बात, और इस तरह की गोष्ठियां बहुत अहम है समझने के लिए, फिर उसका सामना करें। और उम्मीद ये है कि हम में से लोग, ज्यादातर लोग हार नहीं मानेंगे तब तक जब तक कि हम एक दूसरे से मिलते रहें और ये समझते रहें कि हम अकेले नहीं हैं, हमें डरना नहीं है, और कम से कम उन ताकतों के सामने जिनका भारत की आजादी में कोई योगदान नहीं। इस देश को हमारे जैसे गरीब, दलित, मुसलमान, पिछड़े, आदिवासी, मजदूर, किसान, इन्होंने आजाद कराया था। ये देश हमारा था, न ये देश कांग्रेस का है, न ये देश बीजेपी का है, न ये देश किसी और पार्टी का है, ये देश हमारा है।
और हम इस देश की आखिरी लम्हे तक रक्षा करेंगे। शुक्रिया।